नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां दोस्तों सरकार की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही 400 मेगावाट की 3 सोलर प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप करने जा रही है और इसके लिए जल्द ही बिड्स इनवाइट कर सकती है। ये प्रोजेक्ट रीवा मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप किए जाएंगे और इनके बिडिंग प्रोसेस में गेल शामिल होगी। प्रोजेक्ट को ईपीसी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मास्टर प्लान 2041 से है, जहां डीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लॉन्च कर दिया है। इसका ड्राफ्ट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस ड्राफ्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मास्टर प्लान के तहत दी गई है। जो भी दिल्ली की लोकल पब्लिक है वो इस मास्टर प्लान पे ऑब्जेक्शन और सजेशन दे सकती है डीडीए को। दोस्तों, मास्टर प्लान करीब 21 सालों का है। आपको बता दो कि भारत के अंदर जो भी महत्वपूर्ण अर्बन एरिया होता है, छोटा अर्बन एरिया हो चाहे बड़ा अर्बन एरिया हो, उनका अपना एक मास्टर प्लान होता है जो 10 सालों के लिए आता है। जो बड़ी मेगा सिटीज होती हैं उनका 20-21 साल का मास्टर प्लान आता है। तो मास्टर प्लान के तहत बहुत सारी प्रोजेक्ट्स, टाउनशिप, ये सब कुछ देखा जाता है। शहर को सुनियोजित तरीके से डेवलप करने पर यहाँ पर काम होता है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर कोई भी शहर है उसको मास्टर प्लान के तहत डेवलप किया जाता है। इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम है, अर्बन एरिया को मास्टर प्लान के जरिए ही डेवलप किया जाता है। बस दिक्कत यहाँ पर है कि यहाँ पर उतनी सख्ती से वो डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान 2041 की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमी, हेरिटेज, ट्रांसपोर्टेशन और ई मोबिलिटी पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि मास्टर प्लान के तहत जो अभी रूरल एरिया है दिल्ली का, वहाँ पर शहर को विकसित किया जाएगा, नए नए टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा, पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा बनाए जाएंगे, ई मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर खासकर दिल्ली जो महानगर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवे वगैरह तो है, लेकिन यहाँ पर जाम की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो उसको किस प्रकार हल किया जाए, और आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाली गई है जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं और इस पर आम लोग राय दे सकते हैं। ड्राफ्ट काफ़ी बड़ा है, तो मैंने आपको इसके की पॉइंट्स बता दिए हैं। आप जाकर डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को 25,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं इंडियन रेलवेज के लिए 5 ईयर प्लान के तहत। इसके तहत रेलवेज के अंदर 4G टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा रेलवे के अंदर कम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, जिसके तहत सेफ्टी और सिक्योरिटी बेहतर होगी और लोग सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे रेलवे के अंदर। रेलवे को करीब 5 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाएंगे, जो कि करीब 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड से जुड़ा है, ताकि रेलवे के अंदर LTE बेस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। गाइस, स्पेक्ट्रम और मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, स्पेक्ट्रम ये एक लिमिट है जिस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। ये एक लिमिट है फ्रीक्वेंसीज की। स्पेक्ट्रम के अंदर फ्रीक्वेंसीज की लिमिट तय की जाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनियों को देता है। इस पर अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और इसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेता है। आपको मैं इसको सिंपली समझा देता हूँ। जैसे कि एक व्हीकल सड़क पर चलता है तो उसके ऊपर कुछ रूल्स होते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमें इंटरनेट मिलता है तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। इंटरनेट की स्पीड हमें फ्रीक्वेंसीज के आधार पर मिलती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए स्पेक्ट्रम बनाया गया है और स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब भी इंडिया के अंदर इंटरनेट की स्पीड को अपग्रेड करना होता है, जब टेस्टिंग वगैरह शुरू होती है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं, जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। उनको गवर्नमेंट अलॉट करती है टेलीकॉम को और वो टेस्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिस्टम चलता है। जब भी गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम को अलॉट करती है तो करीब टेलीकॉम कंपनियों से 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए लेती है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं। आपको बता दें कि LTE बैंड रेलवे के अंदर आने से यहाँ पर वॉइस, वीडियो, डेटा कम्युनिकेशन सर्विस ये सब बेहतर हो जाएगी और लोको पायलट और गार्ड के बीच आपस में कम्युनिकेशन बेहतर होगा। जब कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो ट्रेन कम लेट होगी और जो एक्सीडेंट है वो होने से बचेंगे। इसके अलावा इंडिजीनियस डेवलप ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसको भी अप्रूव किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ट्रेन को टक्कर होने से बचाता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडिया के ट्रेड से है, जहां दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जून के पहले वीक का डेटा रिलीज किया है कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डेटा यहाँ रिलीज होता है उसका कंपैरिजन कॉमर्स मिनिस्ट्री पिछले फाइनेंशियल ईयर से करती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस टाइमलाइन में, इस पर्टिकुलर वीक में भारत का एक्सपोर्ट 52.34% इंक्रीज हुआ है, वहीं भारत का इंपोर्ट 83% ग्रो हुआ है। आपको बता दें कि जून के अंदर भारत ने $7.71 बिलियन के गुड्स का एक्सपोर्ट किया, वहीं करीब $9 बिलियन के गुड्स का इंपोर्ट किया।
भारत ने पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया, करीब $1.9 बिलियन का इंपोर्ट केवल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही रहा। वेल गाइस, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, इसलिए हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभार हमारे यहाँ पर रिजर्व कम हो जाता है तो हम दूसरे देशों से पेट्रोलियम भी मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी अच्छा खासा इंपोर्ट किया। और अगर बात करी जाए तो भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस, यूएई और बांग्लादेश को किया। वहीं बात करें इंपोर्ट की तो भारत ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना, यूएस और यूएई से किया। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना से है, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 13 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के साथ मीटिंग करने के बाद करीब 708 प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, जिसके तहत करीब 3.61 लाख घरों का निर्माण होगा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल है, शहरों में भी घरों का निर्माण होगा और गांव में भी। आपको बता दें कि जो भी ये आवास होंगे इनको प्रपोजल्स के आधार पर डेवलप किया जाएगा, जैसा प्रपोजल आया है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि शहरी और ग्रामीण अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शहरी होता है वहां पर एक टाउनशिप का डेवलपमेंट होता है, वहां पर ऐसे घर दिए जाते हैं। वहीं बात करें ग्रामीण की तो ग्रामीण में चूंकि इंडिविजुअली घर दूर दूर होते हैं तो वहां पर अलग अलग जगह पे घर बनाया जाता है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है जैसे कुछ राज्य हैं, खेत की भूमि पहले से निर्धारित होती है, वहां पर कहीं पर भी आप घर नहीं बना सकते, तो इस प्रकार रूरल एरिया में भी कहीं कहीं जगह टाउनशिप बनाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट टेक्सटाइल की पीएलआई से है, जहां दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने उन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार पीएलआई इंसेंटिव देगी। दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर में नॉन फैब्रिक, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल कैटेगरीज शामिल की गई हैं। इसमें गारमेंट, स्वेटर, डायपर, नैपकिन्स ऐड किया गया है। दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर की पीएलआई में करीब सरकार 10,683 करोड़ रुपीस 5 सालों के अंदर कंपनियों को देगी। इसके तहत करीब 40 फैब्रिक प्रोडक्ट्स और 10 टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके तहत जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, इनका क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, कौन सी कंपनियां एलिजिबल है, किनको पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिलेगा। इसके तहत जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, अगर उनका पहले से ही प्लांट है और अपना प्लांट को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो उनके टर्नओवर के आधार पर होगा। उनका टर्नओवर जैसा होगा उस हिसाब से उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं अगर कोई इंडिया के अंदर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चला रहा है तो करीब उसको मिनिमम 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी इस सेक्टर में, तभी जाकर उसको इंसेंटिव मिलेगा। जल्दी इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड फर्म होगा, कंपनी होगी या फिर कोई एमएसएमई होगी, वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा सकती है और अगर वो क्राइटेरिया में एलिजिबल होगी तो उसको आने वाले समय में इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट टाटा से है, जहां टाटा सन्स की सब्सिडरी टाटा डिजिटल, इन्होंने कहा है कि ये मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स ई कॉमर्स डिजिटल स्टार्टअप 1mg, इसकी मेजॉरिटी स्टेक्स को टाटा एक्वायर करने वाली है। ये जो स्टार्टअप है ये ई फार्मा स्टार्टअप है, जहां पर फार्मा से संबंधित चीजों को खरीदा जाता है। इसका वैल्यूएशन अराउंड $450 मिलियन है। टाटा डिजिटल करीब इसके 55% स्टेक्स को एक्वायर करेगी। 1mg एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है और एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप है, इसने अपना अच्छा खासा मार्केट इंडिया के अंदर बना लिया है। चलिए कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देखते हैं। जहां इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप रेफ ने इन्होंने $16 मिलियन की फंडिंग रेस की है सीरीज 1 में फ्रॉम आरटीबी ग्लोबल और डीएसटी ग्लोबल। रेफेन एक ऐसा स्टार्टअप है जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनियों के अंदर उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी देती है। ये स्टार्टअप कंपनियों के साथ समझौता करता है, फिर उसके बाद उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी पर डे इनकम के हिसाब से क्रेडिट देता है और टाइम होने के बाद वो क्रेडिट काट लेता है सैलरी से। अब दोस्तों सीरीज ए की फंडिंग इसलिए क्योंकि ये स्टार्टअप अभी छोटा है और जो भी स्टार्टअप नए होते हैं वो सीरीज ए में जाते हैं और जब उनका एक्सपीरियंस बड़ा हो जाता है तो वो सीरीज बी में जाते हैं। तो सीरीज ए में फंडिंग अराउंड $15 मिलियन से $50 मिलियन तक रहती है। सीरीज बी में ये 100 से 150 चली जाती है और सीरीज सी के बाद तो फंडिंग बढ़ती जाती है। वहीं भारत पे ने पहला एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। इन्होंने 100% स्टेक्स पेबैक इंडिया के एक्वायर किए हैं और भारत के अंदर ये पहला डिजिटल पेमेंट एक्विजिशन है। वेल ये इन्फॉर्मेशन तो कंफर्म है लेकिन इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।